नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल पहलवान यहां पर मौजूद है और आज अरविंद शर्मा के चुनाव को लेकर जिस तरह उनका प्रचार चल रहा है और कांग्रेस का प्रचार आखिर किस तरह चल रहा है, फिलहाल सतपाल पहलवान क्या मानते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव कहाँ पे खड़ा है। और पिछले एक सप्ताह से अरविंद शर्मा की तरफ से जो राजनीति हो रही है वो बिल्कुल लोगों के सामने खुलकर अब आ चुकी है। अरविंद शर्मा जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति है विकास के मुद्दे से कहीं ना कहीं है, वो चुनाव को भटकाने की कहीं ना कहीं उनकी नीति है वो चल रही है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस लगातार इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर है वो लड़ना चाहती है। हालांकि राजनीति चुनाव में जब राजनीति होनी चाहिए वो कामों को लेकर होनी चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास काफ़ी चीज़ें हैं बोलने को लेकर, जो ग्राउंड पे जो उनके प्रोजेक्ट थे, चाहे उनके पायलट प्रोजेक्ट थे जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई कांग्रेस का राज जाने के बाद बीजेपी, तो इस सिचुएशन को कांग्रेस है आखिर किस तरीके से देखती है, किस तरह इससे निपटने की है वो कोशिश की जाती है। और मुझे एक चीज़ को लेके बेहद हैरानी हुई जब जर्जर के अखबारों में अरविंद शर्मा की तरफ से ये बयान आता है कि मेरे चुनाव कार्यालय के असामाजिक तत्वों ने पोस्टर है वो फाड़ दिए। तो एक छोटा सा बच्चा भी अगर इस तरह की चीज़ें अगर देखेगा तो आज की राजनीति में वो शायद उसे हंसी मजाक की तरह देख सकता है। इस क्रोनोलॉजी को वो आराम से समझ सकता है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, जब एक सांसद खुद के कार्यालय के पोस्टरों को नहीं बचा सकते तो वो क्या खाक रोहतक लोकसभा को संभालेंगे, क्या खाक वो पार्टी प्रदेश को या देश को संभाल पाएगी, ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। और उसका नतीजा ये है बेरोजगारी में क्राइम रेट को लेकर भी लगातार सवालों के घेरे में भाजपा सरकार है। और या तो भाजपा पार्टी ये सोचती है कि एक वोटर मतलब एक खिलौना है, चुनावी खिलौना है वोटर, जिसे किसी भी तरह हम बरगला देंगे, क्योंकि ये जवाब तो भाजपा को देना चाहिए कि आखिर कैसे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है आप लोगे। तो तमाम इन चीज़ों पर मैं सतपाल पहलवान जी से जानने की कोशिश करूंगा। पहलवान जी, लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव था वो बेहद मतलब अपर है, आज भी ठीक ठाक है, मजबूत है। क्या आप मानते हैं अरविंद शर्मा की तरफ से विकास के मुद्दों से भटकाने की कोशिश है इस चुनाव में हो रही है, आगे भी लगातार होगी, और इस चीज़ से कहीं ना कहीं आप लोगों को निपटना होगा। विकास को लेकर आप लोगों के पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लोगों के सामने हैं, बार बार बताने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ सोचा है? आप तो अनुभव रखते हैं बेहद, जो विकास से इतर होकर चुनाव है लड़ना चाहते हैं अरविंद शर्मा। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, आपके सभी व्यूअर साथियों को नमस्कार भी करता हूँ। और आज हमारे अपने इलाके में माता भीमेश्वरी देवी जी की आज अष्टमी है। मैं माता जी से प्रार्थना करूँगा कि प्रत्येक वासियों को संपन्नता दे, सुख दे, सरकार में अच्छी सरकार बनवाने का काम करे। क्योंकि जिस प्रकार था आपने जो ये बात कही, भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था, अरविंद शर्मा जी तो करेंगे जी प्रिंसिपल स्कूल का जो चीज़ सिखा होगा बच्चा तो वह चीज़ सीखेगा। आज भी प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे थे राम मंदिर के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ये बताने का काम करेंगे सन 2014 के अंदर जिस दिन प्रधानमंत्री जी का चुनाव लड़ रहे थे उस दिन प्रधानमंत्री जी सबसे पहली रैली रेवाड़ी में करके गए थे, आपको ध्यान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने उस रैली के मंच से ये घोषणा करने का काम किया था कि भाई हर बेरोजगार साथी के खाते में 15-15 लाख रुपए हम लेने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आय 2024 तक हम दोगुनी कर देंगे। आज 2024 का चुनाव आ चुका है, किसान की बात तो आप छोड़ दो, किसान को तो उल्टा दड़ने का काम किया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ साथियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने का काम करेंगे। वो 2 करोड़ अगर आप लगाओगे तो 10 साल 9.5 साल के शासनकाल में ये भारतीय जनता पार्टी ये बताने का काम करे कि वो 18 करोड़ रोजगार कहाँ सृजित किए गए, किस साथी को वो रोजगार दिए गए। रोजगार ना दे करके
नोटबंदी लगा करके देश के अनेक लोगों को लाइन में लगा दिया, झूठी घोषणाएं कर दी गई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया। स्टार्ट इंडिया तो है नहीं, लेकिन लोग लाइन में लगाकर नोटबंदी करके व्यापार के ऊपर ताला लगवाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। छोटा व्यापारी बिल्कुल बर्बाद इस देश का कागार पर चला गया। इसके बावजूद बेरोजगारी की दर जो है देश की वो माइनस में है। जीडीपी पर अगर आप बात करोगे, जीडीपी माइनस में चली गई थी। वो तो इस देश का किसान था, प्रधानमंत्री जी ने तो आय दुगुनी नहीं करी, लेकिन इस भारतवर्ष के किसान ने मेहनत करके अपने खून पसीने से उस कोरोना काल के दौरान इस देश की अर्थव्यवस्था को रोकने का काम किया था, अन्यथा इस देश के हालात बहुत बुरे हो जाते। प्रवीण जी, तो भारतीय जनता पार्टी की तो एक पॉलिसी रही है, राम के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे। अरविंद शर्मा जी ये बताने का काम कर रहे हैं। अरविंद शर्मा जी जब चुनाव में आए थे तो अरविंद शर्मा जी बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी बात कह के गए थे कि भाई प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा, डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होगी, बेरोजगार साथियों को अवसर मिलेंगे। परवीन जी, अगर मैं एक सच्ची अपनी आत्मा की बात आपको बताऊं, नॉन पॉलिटिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, जो एक बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा जो एमए आज पास करता है वो कम से कम भी 30-40 लाख रुपए खर्च करके उसके बाद करता है, और उसको आज 14,000 रुपये की नौकरी मजबूर करने पर किस सरकार इस बात का जवाब दे कि हरियाणा सरकार ने जो ये कौशल रोजगार निगम चलाया है, क्या एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का पानी के गिलास पकड़ाने के लिए वो डिग्री लेने का काम करता है? क्या IIM लड़का जो कर रहा है, IIT लड़का कर रहा है, वो इसीलिए लग रहा है कि 20,000 की मैं नौकरी 50 लाख रुपए खर्च करके और मैं इस अपने 20,000 रुपये की मैं सर्विस करूंगा, पानी के गिलास की नौकरी करूंगा या माली की नौकरी करूंगा मैं। अरविंद शर्मा जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मन्ना अपने 5 साल के कार्यकाल में कितनी ग्रांट मेरे को मिली। एक बात तो अरविंद शर्मा जी कह देते हैं कि आंकड़े गलत पेश कर रहे हैं फलाना। भाई आप सच्चे आंकड़े पेश कर दो ना, आज तो हर चीज़ नेट के ऊपर है। भाई आप सच्चे आंकड़े पेश करो और फिर आप ये बताओ दीन ईमान से आके भाई मैंने पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ तो 500 के आसपास गांव हैं, 500 हो या 550 के आसपास हों, और अपना कलानौर, रोहतक, मैम, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और कोसड़ी 5-6 शहर हैं। वो ये क्यों नहीं खोल करके बताने का काम करते? अगर भी मैंने इतनी ग्रांट दी, मैंने पानी के वाटर वर्क्स इतने बनवाए, मैंने रोड इतने बनवाए, मैंने फलाने गांव में कोई घोषणा कर कर अपनी ग्रांट से ये काम करने का काम किया। और जहाँ तक आप जो बात कर रहे हो ये चुनाव, प्रवीण जी मैं आपको पहले भी कई दफ़ा कह चुका, भारतीय जनता पार्टी तो काफ़ी इस चुनाव में प्रचार में भी पिछड़ी हुई है, और बगैर प्रचार के लोगों को कल में पूरे दिन कोसड़ी हल्के में था। पुराना सालावास जो हल्का होता था उसमें कोसड़ी हल्के के 40 के समथिंग गांव पहले जज्जर में अपने आते थे, रोहतक लोकसभा के। हर बिरादरी का साथी एक ही बात कहता है कि भाई हमारे साथ छलावा हो गया, झूठ बोल करके वोट दे दिए, हमारे तो गांव में आया ही नहीं, मेंबर पार्लियामेंट पहुंचा ही नहीं, अरविंद शर्मा जी हमारे गांव में आए ही नहीं। जहाँ तक बात ये कर रहे हैं ना, ये बताने का काम कर रहे हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की दर आज देश में सबसे ज़्यादा क्यों है। जब ये कहते हैं कि हमने रोजगार दिए हैं तो फिर बेरोजगारी की दर कैसे? इस बात का जवाब देने का काम करें। प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो आपके समक्ष है, मेरे कहने की बात नहीं। मेरा सवाल जो ये हालात है, जी मेरा सवाल ये है, ये तमाम मुद्दे हैं जी, ये जो विकास के ऊपर आप लोग जो चुनाव लड़ रहे हो, अरविंद शर्मा इसको कहीं ना कहीं ट्रैक से उतारने की कोशिश है वो कर रहे हैं। इस क्रोनोलॉजी से कैसे निपटेंगे, इसको लेकर आप अपनी पार्टी की रणनीति बताइए। हमारे को निपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ प्रवीण जी एक लोगों के सामने आ चुकी, लोगों को इस बात का आभास हो चुका है कि पिछली बार तुम्हारे साथ गलत तरीके से ये क्रोनोलॉजी जो आप बता रहे हो ये कर करके और वोट ले लिए गए, लोगों को मिला क्या उससे? राजनेताओं ने इतना समझदार होने दिया कभी लोगों को कि वो इतना समझ लेंगे? राजनेता इस बात के छलावे में है, प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक है प्रवीण जी, कोई किसी का मुजारा नहीं है, वोटर किसी का मुजारा नहीं। क्या भारत की राजनीति ने इतना समझदार बनाया कभी लोगों को? लोगों ने भारत की राजनीति नहीं बनाती, मजबूरी लोगों को समझदार बनाती है। मजबूरी जब लोगों के सामने आती है, लोगों को जब एक दर्पण दिख जाता है कि भाई आपके साथ धोखा हुआ है,
एक बार आप धोखा कर लोगे, दोबारा तो लोग धोखा नहीं खाएंगे। मैं आपके साथ किसी बात को लेकर एक बार छड़ावा कर देता हूँ तो दोबारा तो आप बी केयरफुल हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। अगर भी प्रधान जी ने आपके साथ ये गलत काम किया तो दोबारा आप मेरे पे कैसे विश्वास करोगे? ये लाख प्रयत्न कर लें जिस चीज़ पे, हमारे तो नेता भी सरेआम मंच से कह रहे हैं अगर भाई किसी भी जो भी कार्य करता है चाहे किसी पार्टी का है, हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से किसी भी साथी का कोई आदमी विरोध नहीं कर रहा, फिर क्यों ड्रामेबाजी की जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी को इस बात का आभास हो चला है कि आप चुनाव में कहीं खड़े नहीं हो। लोग तो विरोध करेंगे, लोगों को आप रोक सकते नहीं, मैं रोक सकता नहीं। जब मैं कोई वादा आपसे करके जाऊंगा तो लोग इतना तो पूछने का काम आपसे करेंगे कि प्रधान जी आप ये वादा चौपाड़ में खड़े होकर करके गए थे, तो वो वायदे में से आपने कितने वायदे पूरे करे हैं? खाली कहने से बात नहीं होती। किसान के ऊपर भाषण तो बड़े लंबे चौड़े दे देते हैं। भाई आप ये बताओ ना, जब आपकी कमिटमेंट, एक भी कमिटमेंट आपकी पार्टी की सच्ची हो, आपने कहा कि 2024 तक हम भारत के किसान की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। आपने खाद के कट्टे में जो 50 किलो कट्टा था उसमें 5 किलो घटा कर रेट वही कर दिया। आपने जीएसटी लगा करके कृषि जो यंत्र थे वो यंत्र और महंगे कर दिए। आपने जो किसान के जो डीजल के भाव थे, जब प्रति डॉलर बैरल आंकड़ों पर जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। कांग्रेस के टाइम में चिल्लाते थे गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। जिस टाइम पे 120 रुपये डॉलर बैरल थी, उस टाइम पर भी कांग्रेस के राज में 50 रुपये से ऊपर डीजल नहीं गया, 45 के आसपास डीजल था, पेट्रोल 60 के आसपास था। फिर भी वो लोग जीत रहे हैं ना चुनाव। मैं एक सेकंड मैं उसी बात पर आऊँगा मैं आपकी। लेकिन जब प्रति बैरल डॉलर 60 रुपये आ गई और डीजल 90 रुपये 80 रुपये बिक रहा है, आज तो चलो रेट थोड़े अप हो गए, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि पेट्रोल डीजल पूरी इंटरनेशनल मार्केट में लीटरों के भाव पिट रहा था। उस समय भी देश के ऊपर बोझ डाल के मारा गया, गैस का सिलेंडर 1100 रुपया कर दिया गया। जहाँ तक जो बात आप पूछना चाह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ये तो बताएगा हमने देशवासियों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए हमने ये मूलभूत सुविधाएं करी। ये अब आप ये बताइए कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इसे कहा जाता है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी बन सकती है, माइनॉरिटी मेजोरिटी बन सकती है। तो लोकतंत्र में ऐसा तो जरूर होगा जिसके पास 51% हैं वो जीता हुआ माना जाता है, बाकी 49% मतलब उनको पसंद नहीं करते। ठीक है, तो बाकी 49% क्या बोलते रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मेजोरिटी अगर खुश है तो मतलब आप ठीक ठाक राज है, आप चला रहे हो। अगर इतने ही मुद्दे हैं, खिलाफत तो हमेशा होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि टोटली 100 का 100। भाजपा नेता जीतते तो है ना इन तमाम चीजों के भी बावजूद, वो खामियां क्या हैं फिर? वो खामियों की बात नहीं है, तो वो क्यों इन मुद्दों पर काम करेंगे जब इनके साथ अगर वो जीत रहे हैं तो? मैं वही बात कह रहा हूँ, जैसा पर्सन आपने अपने पर्सन का उत्तर स्वयं दे लिया। आपने जो पहले बात रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जातिगत व्यवस्था की तरफ ले जाना चाह रही है, मैंने ये कहा विकास से उतार के ले जाना चाह रही। लेकिन लोगों को इस बात का पता चल गया कि खाली जातिगत व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा आपके रोजगार से, काम चलेगा आपके कृषि के भाव बढ़ने से, काम चलेगा आपके बच्चे को अग्निवीर योजना बना के खड़ी कर दी। आप एक बात बताओ, जो देश का जवान है, कभी से ये प्रथा रही है, जो पूरा अपना जीवन एक बॉर्डर के ऊपर काट देता है, साल में केवल मात्र उसको 1 महीने की छुट्टी मिलती है, उस भर्ती को जो देश के ऊपर मरने कटने के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के तैयार, अपनी भारत माँ की रक्षा करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर में -30 40 डिग्री में जो आदमी खड़ा रहता है, उस जो देश की सबसे मेन फोर्स है, उसको भी आपने कमजोर करने का काम किया। कहीं ना कहीं ये चीजें हट तो करेंगी। 4 साल तक जब एक बच्चा रह के आएगा अग्निवीर में, वो आने के बाद क्या करेगा, उसकी अगली व्यवस्था क्या है, या तो सरकार ये बताने का काम करे। फिलहाल तो अरविंद शर्मा को कोई बाहरी सपोर्ट है वो नहीं है। फिलहाल तो मैंने अब तक जो महसूस किया है, उनका चुनाव इसी चीज को लेकर है, चाहे बेरी विधानसभा हो, चाहे जज्जर हो, अन्य हो, एक शायद एक थपकी दी जा रही है नए नए चेहरों को टिकट की कि आप मेरी मदद कीजिए, उसके बाद मैं आपकी पैरवी करूंगा, जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं। लेकिन जैसे ही अन्य राज्यों से बीजेपी चुनाव से निपटेगी तो अरविंद शर्मा को वो सपोर्ट भी मिलेगा। राजस्थान के भी मुख्यमंत्री आएंगे, मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी लोग आएंगे, और ये सभी को पता है ऐसा होगा। उससे निपटने की क्या आपकी पार्टी के पास कोई तैयारी है? अभी तो चलिए ठीक है, आपका चुनाव अच्छा चल रहा है बेहद, अभी तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है ना, उसके बाद क्या होगा फिर? ऐसा है प्रवीण जी,
मेरा राजनीतिक जो अनुभव है, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं। राजस्थान में भी मैंने पार्टी की तरफ से, पहले जब मैं लोकदल में था, मैं वहाँ भी प्रभारी रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश का भी चुनाव देखे। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितना लोगों को हम समझने की कोशिश करते हैं ना। लोग बहुत सियाने हैं। उनको ये तो पता है कि आज तो चलो मुख्यमंत्री जी आ गए राजस्थान के, कल किसके पास लोग जाएंगे। मैं परवीन एक दूसरे के पूरक हैं। परवीन को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सतपाल खड़ा मिलेगा, सतपाल को पड़ेगी तो परवीन जी खड़े मिलेंगे, क्योंकि हम साथी हैं, भाई हैं, पड़ोसी हैं। आज जो आदमी नारे दे करके चले जाएंगे, क्या इससे पहले इस किस्म के लोग नहीं आए इस प्रदेश में? प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़े बड़े वायदे करके चले गए, क्या उन्होंने पूरे कर दिए? आज जो मुख्यमंत्री की, जैसा कि आप कह रहे हो कि भाई फलाना भी आएगा, ढिकड़ा भी आएगा, वो भी आएगा, चाहे लाख कोशिश करो, लोगों को इस बात का पता है कि आपके हित कहाँ सुरक्षित हैं। अगर एक देसी कहावत है कि भाई अपना जो प्रदेश का आदमी है, जब एक आदमी जिले से चलता है तो वो स्टेट में जाता है तो उसको जिले का आदमी मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा महसूस करता है, और जब वो स्टेट से बाहर चला जाता है तो देश में जब जाता है तो स्टेट का आदमी अच्छा लगता है, और जब वो बाहर चला जाता है विदेश में तो उसको भारत का आदमी अच्छा लगता है। लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि उनको ये पता है कि आपके हित किसके हाथ में सुरक्षित हैं। बाढ़ के वादे तो कोई भी करके चला जाएगा, प्रवीण जी मैं भी खड़ा होकर वायदे कर दूंगा, लेकिन उनको क्रियान्वित कौन करेगा? कल न यहाँ कोई बात पड़ेगी तो कौन ढूंढने जाएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को? कौन तलाश करेगा और कौन उसको अंदर घुसने देगा वहाँ? लोग इस बात को जान चुके हैं। अगर यहाँ आकर झूठी घोषणाएं करके, थोथे वादे करके लोग तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो दीपेंद्र जी का तो ऐसा, भूपेंद्र जी का तो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा है, कोई ना कोई नेता आपको मिल ही जाएगा, उसको पकड़ लोगे आप, हाथ पकड़ के ये पूछ सकते हो आप ये वादा करके गए थे। लेकिन दूसरे प्रदेश का साथी जो आ गया वादा करके चला जाएगा, उसको आप कहाँ ट्रेस करोगे? अब पोस्टर है वो अरविंद शर्मा ने कहा मेरे कार्यालय के पोस्टर पाड़ दिए गए, कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिले सिंह सैनी भी बयान देते हैं इस बात को लेकर। ये एक डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है या वाकई में ऐसा कुछ होता है? देखो, मैं तो इस बात को मान के चलता हूँ, मंशा क्या? मैं एक बात को मान के चलता हूँ प्रवीण जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और फिर मैंने भी अखबार के अंदर पढ़ा था, आपसे भी पता चला था, मैंने अखबार में ही पढ़ा था, कांग्रेस पार्टी को ये ज़रूरत नहीं है कि किसी के पोस्टर पाड़ेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये एक सोची समझी बात है, या तो आप उसकी इंक्वायरी कराओ। जब सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, और आपको ये पता है कि 12 बजे तक ठीक थे, उसके बाद कर दिया गया, तो उस आदमी को उजागर करो। आपकी डर्टी पॉलिटिक्स कहेंगे इसे? हाँ, मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये मतलब छोटी राजनीति का हिस्सा है। ये एक अच्छी राजनीतिक संदेश नहीं है। मैं एक बात मान कर चलता हूँ, चुनाव कोई हारे कोई जीते, हर आदमी प्रयास करता है, जो आदमी जिसके मेहनत करेगा वो जीतेगा। लेकिन इस किस्म की समाज में विघटनकारी जो नीतियाँ हैं ना, वो प्रजातंत्र में राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। अब दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि जो विरोध आप इस तरीके से मत कीजिए, वोट के दम पर अपना विरोध है वो दर्ज करवाइए। आप सतपाल पहलवान कितना इत्तेफाक इन बातों से रखते हैं? आने देना चाहिए बीजेपी जेजेपी के नेताओं को? बिल्कुल बिल्कुल आने देना चाहिए, और उनकी बात को सुनना चाहिए, और अपनी बात को रखना भी चाहिए। जो वादे भारतीय जनता पार्टी, जननायक पार्टी के नेताओं ने किए हैं, उस बात का आप क्वेश्चन आंसर चौपाड़ के अंदर शालीन तरीके से करो। और हम इस बात के पक्षधर हैं कि प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर वो आते हैं, और कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी कार्यकर्ता विरोध नहीं कर रहा, खाली एसकेएम वाले कर रहे हैं, जो किसान यूनियन है वो विरोध कर रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। वो लांछन लगाने को तो कोई किसी को भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन कांग्रेस के एक भी किसी कार्यकर्ता ने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का विरोध नहीं किया और ना ही करेगा। लेकिन ये तो चाहते हैं ना, अगर जो भी चीज़ अच्छी हो जाए उसको तो तुम अपने पक्ष में ले लो, और जो तुम ऐसी लगा कि इससे फायदा हो दूसरे के गेट आके दिखा, दूसरे गेट आके कैसे दिखा दोगे आप? उस बात का उत्तरदायित्व तो आपका है। 10 साल हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, जवाबदेही सरकार की बढ़ती है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपने समय में जो काम करे वो चौड़े धड़ाके छाती ठोक करके अपने काम गिनवाने का काम करते हैं। अगर लोग सवाल जवाब करते हैं तो उन बात का उत्तर भी मिलता है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जब 10 साल तक आपने सरकार चला ली, ना तो आप किसान की आय दुगनी कर पाए, ना आप बेरोजगारी को दूर कर पाए, ना प्रदेश में आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर पाए, बल्कि उल्टा 2-3 बार प्रदेश को आपने जलवाने का काम किया। इस बात के जवाब भारतीय जनता पार्टी ये दे कि हमने 10 साल में, हमारे शासनकाल में हमने ये काम किए थे, जबकि पहले तो बहाना मिल गया था
डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर किस बात की कमी रहेगी? ग्रांट की कमी रहेगी या किस चीज़ की कमी रहेगी? क्यों नहीं जॉब? आज भी 2 लाख के समथिंग नौकरी सरकारी खाली है, क्यों नहीं लगाई गई? जब आप बेरोजगारी दूर करने की बात करते हो, नौकरी देने की बात करते हो, तो हो सकता है मैं शायद इस मामले में कन्फर्म ना हूँ, लेकिन मेरे को जहाँ तक सुना गया कि 2 लाख के आसपास या अंदाजन लगभग काफ़ी नौकरियां हरियाणा प्रदेश में रिक्त स्थान है। क्यों नहीं आपने बेरोजगार साथियों को नौकरी दी? नौकरी देने का काम करते हैं, हम उस बात को अच्छी मानते हैं, हमारे से किसी भी साथी को देते प्रदेश में। और फिर नौकरी का सिस्टम आपको दुरुस्त करना चाहिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है, जो एक लेक्चरर के कैडर का आदमी है, वो 30,000 रुपये में आज जॉब करने पर मजबूर हो रहा है। ये प्रथा कौन सी अच्छी मानते हो आप? एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक माहौल बनाया कि चाहे छोटे दुकानदार से, व्यापारी से, आड़ती से, आम लोगों से जाके वो मिल रहे हैं। एक परफेक्ट मेजरमेंट होता है, और राजनीति में जब तक नहीं कहा जा सकता कि ये भी कहते हैं कि 10 मिनट पहले बूथ पे जाके भी वोटर का मन है वो चेंज हो जाता है। एक कला होती है कि वोटें अगर आपने इकट्ठी कर ली तो उसको लेना भी होता है। एक परफेक्ट मेजरमेंट मैं समझ गया कैसे करेगी कांग्रेस पार्टी कि वोटों का माहौल बना दिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी और तमाम लोगों ने, उसको कैसे अब समेटना है? उसका मोटा मोटा सा लोग सोचते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ रैली है वो कर दिया जाए, एक अच्छा शक्ति प्रदर्शन उससे हो जाए। रैलियाँ वो मतलब संतोषजनक कहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि इतना जनसैलाब उमड़ गया। तो वो मेजरमेंट क्या है कि ऐसे इकट्ठी की जाएंगी? जहाँ तक दीपेंद्र जी का आपने प्रश्न किया कि दीपेंद्र जी डोर टू डोर जा रहे, प्रवीण जी मेरा राजनीतिक अनुभव 35 साल के आसपास है और मैंने मोस्टली संगठन में काम किया। मैं ये मानता हूँ ना केवल हरियाणा प्रदेश में लेकिन भारतवर्ष में ये एक मिसाल दीपेंद्र हुड्डा जी ने कायम की है कि एमपी के चुनाव में डोर टू डोर जा करके हर साथी से मिलना, उसके हालचाल पूछना, उसका दुख सुख पूछना, एक व्यापारी का दुख सुख पूछना, एक आड़ती का दुख सुख पूछना। क्योंकि एमपी का चलो एमएलए के चुनाव में भी लोग डोर टू डोर कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा क्षेत्र होने के बाद और तो हर शहर में जा करके हर आदमी से मिलना, हर दुकान पर जाना, मैं तो ये मान कर चलता हूँ कि जिस आदमी के सीने में एक आत्मा होती है ना, वो आत्मा से लोगों के पास जा रहे हैं। पिछली बार चुनाव हार गए थे वो, उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को नहीं ये किया कि भाई लोगों ने वोट नहीं दी। आज भी वो उसी से हृदय से सह प्रेम से लोगों को अपने गले से लगा रहे हैं। और एक अच्छी शुरुआत मैं तो ये मानता हूँ दीपेंद्र हुड्डा जी ने शुरू की है कि जो डोर टू डोर जो काम किया वो एक अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी देख लो, अगर कोई भी आदमी जाता था आए भाषण झाड़ा, उड़ते झाड़े, स्टेज से उतरे चले गए। ईमानदारी से बताइए, ऐसा नहीं है कि दर्शक जो आप कह दोगे वो सुन लेंगे। मेरा काम है उनकी तरफ से, मैं यहाँ पे वकील बैठा हूँ। बिल्कुल। मेरा सीधा सा सवाल ये है, 5 मिनट 10 मिनट पहले तक भी वोटर का मन बदल जाता है। माहौल बना दिया, माहौल बनाने के बाद रैलियां एक तरीका होता है, शक्ति प्रदर्शन करके बटोर लिया जाए, वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैंने ये कहा ये वोट बटोरने के लिए क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? अब वोट प्रजातंत्र में बटोरी नहीं जाती। परवीन जी मेरी बात को आप समझो, वोट बटोरना कोई वोट को घुसना थोड़ा है ना, वोट तो मन की है। मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, सिर्फ हमने तो ये बापना है कि भाई ये आदमी कहाँ जाएगा, किसका है। एक तो माहौल इस किस्म का बन गया दीपेंद्र हुड्डा जी की सब में, ये ना मानो कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अनेक चुनाव देखे हैं, एमपी के भी देखे हैं, एमएलए के भी देखे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो माहौल बनाया और जो लोगों के अंदर एक बात चली, उससे ये चीज़ निखड़ करके सामने आई कि भाई इससे शरीफ, इससे अच्छा सांसद रोहतक लोकसभा में हो नहीं सकता। नंबर 1, जहाँ तक आपने वोट बटोरने की बात की, वोट बटोरी नहीं जाती, वोट को कन्वर्ट करके बूथ पर ले जाने की बात जहाँ तक आप पूछ रहे हो, बटोरना और मैनेज करना एक ही बात है। मैं समझ गया। हमें आज भी हमने मीटिंग बुलाई है, ऐसा सिस्टम कर देंगे। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि राजनीति में वो आउट नहीं करी जाती, मैं आपको रिकॉर्ड भी बता सकता हूँ, लेकिन हम ऐसा सिस्टम कर देंगे कि जो ये पन्ना प्रमुख और जो भारतीय जनता पार्टी झूठे ढकोसले कर रही है ना, हमारे हर बूथ के ऊपर एक बूथ और 10 यूथ और उनके साथ साथ जो सीनियर आदमी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मिलेंगे। हम अब तो एमपी साहब ने किया है, अभी हमारे चारों विधानसभा के एमएलए ने भी एक दौरा कर लिया, जो रैली करवाई, जैसा आपने बताया कि सारी रैलियां सम्मानजनक हुई है।
अब हम उसके बाद में एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अपने साथियों को इकट्ठा करके सभी वर्करों करके हर गांव को डोर टू डोर भी करेंगे, चूरू में सभाएँ भी करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे। एक इस किस्म का माहौल आपको 15 दिन के अंदर में देखने को लगेगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो इस चुनाव में बहुत पीछे जा चुकी है। अभी बहुत अच्छा मजाक किया आपने, एक बूथ 10 यूथ, ठीक है। और बूथ पे जो खड़े होने वाला होता है ना, वो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं होता। जो बूथ पे होता है उसको तो पार्टी अपनी रीढ़ की हड्डी मानती है, सिर तक फुड़वा लेता है बूथ पे। बोगस वोट के लिए कितनी बहस हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा हरियाणा का इतिहास भी रहा है। जी। एक बूथ पे 10 यूथ का दावा करने वाले सतपाल पहलवान जी, रैलियां ऐसी होती हैं जिसके पास एक बूथ पे 10 यूथ होती है। नहीं देखो प्रवीण जी, रैलियां जैसा आप जो कह रहे हो, मैं इस बात को मान के चलता हूँ। आज आप ये देखो, पीक है किसान जो बरादरी है, मैं मोस्टली आपको पता होगा व्यापारी कभी रैली में नहीं निकलता। व्यापारी तो अपने व्यापार से मतलब होता है उसको। किसान निकलता है, मजदूर निकलता है, खेती और मजदूर है वो रैलियों में निकलता है। आज हर आदमी अपने खेत के अंदर लगा हुआ है, उसको ये चिंता है, मेरे को ये चिंता है कि भाई खाने के क्यों घर नहीं आए। अभी तक मैंने अपने लड़कों को आज धमकाया, बोला मगर गेहूँ तो निकलवा लो, राजनीति तो चलती रहेगी। हर आदमी इस बात को लेकर के चल रहा है कि भाई पहले अपनी फसल, क्योंकि साल भर आदमी मेहनत करता है। और मैं प्रवीण जी बड़ा दावा मैं नहीं करता आपके सामने, ना फेंकने की मेरी आदत है। मेरे मुंह से जो शब्द निकले, जिस भी हल्के में मेरी ड्यूटी लगेगी, मैं 20 दिन के अंदर आपको टोटल टीम से मुलाकात भी कराऊंगा और आपकी इंटरव्यू भी कराऊंगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो मना कर दिया है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि शैलजा जी ने तो सोचा था कि ऐसा किया जाए, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो रोहतक लोकसभा में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमान संभालेंगे दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव प्रचार के लिए। हाँ बिल्कुल, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने खुद मना नहीं किया है जी। चौधरी भूपेंद्र लड़ो, भाई दीपेंद्र जी लड़ो, कोई भी चुनाव लड़ो परिवार से, वो कांग्रेस पार्टी का अपना डिसीजन है। जो केंद्रीय नेतृत्व तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लड़ा था, तब भी वही बात थी। वो भी आदरणीय सम्माननीय है, 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने लोगों के विकास भी करे हैं, लोगों के दुख सुख में साझी भी हुए हैं, अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं। दीपेंद्र जी को अगर कांग्रेस पार्टी ने ये समझा कि भाई युवा साथी हैं, नए चेहरे हैं, ये लायक हैं, तो दीपेंद्र जी चुनाव लड़ेंगे। कोई इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लाख 75 कर ले, मैं फिर उसी बात पर आता हूँ कि 2 लाख से ऊपर दीपेंद्र हुड्डा जी इस चुनाव को निश्चित तौर पर जीतेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं आपको फील्ड में नजर आ रही क्या? आप बताओ, छोटे से छोटा एक भी कार्यकर्ता बता दे मेरे को, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। खाली ऐसा आपको लगता है जी? ऐसा आपको लगता है और आपको लगेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर आप तो उनकी कमजोरियां ही देखोगे, खासियत थोड़ी देखोगे। खैर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार मीडिया के सामने ये कहा था कि अपनी अपनी वोटें संभाल लेना, ठीक है, और वोटें हैं काटी जा रही हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं, और आप जैसे लोग तो ये कह देंगे खुल के भी कि कांग्रेस पार्टी की ज़्यादातर कार्यकर्ताओं की हैं वो काटी गई हैं, और उत्तर भारत में भी 100 ऐसी सीटें हैं जहां से 1 से 1.5 लाख वोटें हैं वो एक लोकसभा की हैं, वो कम की गई है। तो रोहतक लोकसभा में 9 हल्के हैं, तो अगर इसकी 4000 या 5000 की अगर एवरेज लगाई जाए तो 40,000 एक राउंड फिगर मोटा मोटा सा लगा लेते हैं, वो हुई है। उसको लेके पार्टी क्या सीरियस है? इसको लेके कहीं इसको लेके कहाँ चेक किया जा रहा है कि अगर कटी हैं तो फिलहाल तो है वो बन भी सकती हैं, हाँ, इसको लेके ढिलाई है? उसको लेकर के ये है प्रवीण जी, मैं आपको बताऊं, जो वोट थी वो अपने अखबार के अंदर मैंने भी पढ़ा था, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी ये बात कही थी कि भाई आप अपनी वोट आप चेक कर लो। और एक अच्छे राजनेता का ये इशारा बहुत अच्छा होता है। उसके लिए आज में हमने स्पेशल जज्जर में मीटिंग की है, और बादली हल्के के जो अपने विधायक कुलदीप वत्स जी, उनके भाई भी वहाँ पर मौजूद थे, बेरी के भी साथी मौजूद थे। सबको ये निर्देश आज से नहीं 5 दिन पहले मीटिंग में दे दिए गए थे, वोटर लिस्ट निकलवा करके जा करके अपने बूथ वाइज ये चेक करवाएं कि किस आदमी की वोट कटी है और किसकी नहीं कटी। मैं ये ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस बात तथ्य से पूरी तरह अवगत नहीं हूँ भाई वोट किसकी कटी, लेकिन ये कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वोटें कटवाई गई।
तो वो चेक होने के बाद फिर वो आंकड़े हम आपको देंगे पूरे सबूत के तौर पर भाई ये ऐसा षड्यंत्र को है। इसको लेके चल रही है, बिल्कुल सीरियस है कांग्रेस 100% सीरियस नहीं, सीरियस से भी 10% आगे आज मीटिंग भी हो चुकी है और कल से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 5 दिन के अंदर अंदर जितनी वोट कटी हुई हैं वो वोटें हर गांव में हर बूथ पे आपको पूरा डाटा मैं देने का काम करूंगा। हर चीज पर नजर है प्रवीण जी। चुनाव लड़ा नहीं है, लड़वाए हैं, केवल तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई चुनाव लड़ा उसी आदमी को नॉलेज हो, लेकिन हमने इस बात के ऊपर पूरा चिंतन मनन कर करके इस बात को प्रेफरेंस दिया है कि सबसे पहले ये काम किया जाए और उसके बाद फिर छुपाड़ा में भी चलेंगे ना, आप साथियों को भी लेकर चलेंगे और माहौल भी दिखाएंगे। फिर जैसा कि आप कह रहे थे कि जो बाहर के आएंगे भीतर के आएंगे उसको भी देखेंगे, फिर ताकत कौन कितनी लगाता है। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी, आप यहाँ की बात छोड़ दो, जिस प्रकार की जो चर्चा चली हुई है ना पूरे हरियाणा प्रदेश में कंटेस्ट नेक टू नेक फाइट है। ये मैं फिर भी आज कहता हूँ इस बात को, अगर एक बार आप टिकट डिसीजन हो जाने दो कांग्रेस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में जीतेगी। ये मेरी बात आप नोट करके रखिए। रोहतक में अगर किलोई को कर दिया जाए अलग, तो किस ऐसे हलके को मानते हो कि ये हलका दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मतलब पूरा जोटा है वो लगेगा यहाँ से? मैम फर्स्ट पे किलोई के बाद, किलोई के बाद मैम के बाद कलानौर, कलानौर के बाद 3-4 हल्के, एक रोहतक शहर रह गया। हाँ। रोहतक शहर में भी अब की दफ़ा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जहाँ तक मेरे बातचीत होती हैं, 150 मेरे मित्र भी हैं, यार दोस्त भी हैं, चर्चाएं तो आपको पता होती रहती हैं। अब की बार वो सिचुएशन रोहतक शहर के अंदर भी नहीं। रोहतक शहर को आप छोड़ दो प्रवीण जी, आप कल चले जाओ बगैर इसके अनऑफिशियल तो ऑफिशियल रूप में मत जाओ। मैं ये दावे से कह सकता हूँ अब की बार कलोई से भी अरविंद शर्मा चुनाव हारेगा। किलोई से तो पिछली बार सॉरी कलोई से नहीं है, पोसड़ी से। हालात इस किस्म के क्रिएट हो रहे हैं, जो आदमी जाता है पहली सभा में, जिस आदमी का विरोध, वहां तो कांग्रेस पार्टी तो थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लक्ष्मण यादव भी जी थे वहाँ। उस सभा के अंदर जहाँ गांव में विरोध हुआ वो वहां तो कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी खुद वर्कर उनका विरोध कर रहे थे। लांछन वो चाहे दूसरे पे किसी पे भी लगा दो। तो जब इस किस्म के हालात हो जाए, अब पहली ही सभा में पहले प्रोग्राम में आपकी खिलाफत हो जाती है, तो फिर आप अपने अंतरात्मा में अंतर्मन में झांक कर देखोगे आपने लोगों की सेवा के लिए क्या काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। सतपाल पहलवान जी थे। और अरविंद शर्मा की तरफ से जिस तरीके का चुनाव है वो लड़ा जा रहा है, विकास से बचा जा रहा है, मतलब विकास से इतर होके, चाहे थोड़ा सा एग्रेसिव तरह के बयान हो, चाहे विकास के मुद्दों से हटके वो वाली बात हो। लेकिन देखिए चुनाव में हर एक राजनेता अपनी पूरी कोशिश है वो करता है, क्योंकि इसलिए तो कहते हैं प्यार और जंग में नहीं, अब राजनीति में भी सब कुछ जायज़ है। और राजनीति में आखिर में सिकंदर वही माना जाता है जो विजय है वो हासिल कर लेता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार, और पिछले 2-3 दिन से जो अरविंद शर्मा ने विकास के मुद्दों से इतर जो राजनीति की है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बेहद, और कांग्रेस ने भी उसको सीरियस लिया है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस चीज़ को समझ रहे हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मतलब दोगुनी एनर्जी से इस बात को कह रहे हैं कि विकास के ऊपर बोलिए, विकास के ऊपर आपको आना होगा, और लगातार ये बातें कह रहे हैं। अरविंद शर्मा के पास हर चीज़ का तोड़ है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो विकास के दावे जो ग्राउंड पे हैं उनका तोड़ उनके पास नहीं है। और ये शायद अरविंद शर्मा के लिए मतलब गले में जो हड्डी फंसती है वो ये जो बात है वो काम कर रही है। और जैसे हम लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं, एक बात और लोग कह रहे हैं, चाहे जो दर्शक देख रहे हैं, आप भी जाके इस चीज़ को पूछ लीजिए कि हमारे गांव में ग्रांट बोल गए, झूठी घोषणा कर गए और अभी तक कुछ नहीं आया। फिर दूसरी तरफ सांसद निधि खर्च करने में सबसे फिसड्डी वाली जो खबरें हैं वो आती हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो अरविंद शर्मा भी अगर शांति से बैठ के सोचते होंगे या उनके कार्यकर्ता सोचते होंगे, उनसे पार पाना उनके लिए काफ़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए स्मूथली चीज़ें क्या हैं, पिछली बार अरविंद शर्मा नए थे तो नए आदमी अगर जो भी बोलेगा आसानी से आपका भरोसा हो जाएगा, लेकिन एक बार जिस आदमी को आप बरत लोगे उसके बाद पूरा आपको पता चल जाता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक अलग से काम कर रहा है, जहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पॉजिटिव प्लस ऑफ पॉइंट है वो निकल के सामने आ रहा है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार लोग आज भी कहते अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत नहीं जाते तो दीपेंद्र पिछला चुनाव भी नहीं हारते। वो एक अलग से बूस्ट मिलेगा, मतलब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव प्रचार है वो करेंगे। शुक्रिया।